Hello everyone, my name is Bharat Lal. I am Assistant Professor Contractual Faculty, Department of Electrical Engineering, IIT Lucknow. In the last class, we have discussed about single phase half wave controlled rectifier with resistive load, where we have seen the average output voltage equation V naught equal to Vm by 2 pi 1 plus cos alpha, and similarly we have seen the average output current IDC equal to Vm by 2 pi r 1 plus cos alpha, एंड मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो वी हैव सीन. इसके अलावा हमने एक न्यूमेरिकल देखा था, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट पैरामीटर्स को एनालाइज किया था. ओके तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ रजिस्टिव इंडक्टिव लोड. यानी कि हम लोग अगर एक सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, उसके क्रॉस में अगर हम लोग RL लोड अप्लाई करेंगे तो क्या क्या उसमें पैरामीटर्स में चेंजेस आते हैं. यानी कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज, RMS आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट, RMS आउटपुट करंट, पावर फैक्टर, ओके, और भी अदर पैरामीटर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं अगर हम लोग रजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हैं. तो इसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे आपका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है. तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि हमने एक लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, एक सिंगल फेज AC सप्लाई है. इसको हमने क्या किया है, ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे लाएंगे. यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास हाई वोल्टेज AC है, तो हम उसको क्या करेंगे, लो वोल्टेज में चेंज करेंगे बाय मीन्स ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. या फिर अगर हमें मान लीजिए कि हमारे पास कम वोल्टेज का AC है, अगर उसे हमें ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे. और इसके सेकेंडरी साइड में हमें क्या मिलेगा, E इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, यानी साइनोसॉइडल हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज मिलेगा. अब इस AC वोल्टेज को हमें क्या करना है, DC में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगाया है. और यहाँ पे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या है आपका, एक थायरिस्टर सर्किट है या फिर SCR सर्किट है. ओके तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनपुट वोल्टेज है वो आउटपुट में कैसे अपीयर होगा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ दिस कंट्रोल रेक्टिफायर, दैट इज SCR. एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि राइट साइड में हमने एक लोड लगाया है. यहाँ पे आपका लोड कौन सा है, रेजिस्टेंस एज वेल एज इंडक्टेंस, यानी कि रजिस्टिव इंडक्टिव लोड हमने अप्लाई किया है आउटपुट साइड में. ओके तो इसके बाद में हम लोग अगर इसके ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, E का ग्राफ है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज दैट इज साइनोसॉइडल EM साइन ओमेगा टी. कहाँ से कहाँ तक है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई. ओके इस तरीके से इसका वेरिएशन हो रहा है. तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने SCR को अल्फ़ा डिग्री पे ट्रिगर किया है. ओके पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने अल्फ़ा डिग्री पे SCR को ट्रिगर किया है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो जब हम इसको अल्फ़ा डिग्री पे ट्रिगर करेंगे तो हमारा SCR ऑन हो जाएगा. SCR ऑन होने के बाद में क्या होगा कि लोड के थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा. अब लोड हमारे पास दो है मेनली, एक R और एक L है, दोनों एक साथ कंबाइंड हैं. तो कुछ जो है हमारे पास क्या नाम है, पावर जो है कि एक R के क्रॉस आएगा और कुछ क्या होगा इंडक्टर के क्रॉस. तो इंडक्टर क्या करेगा मेनली, जब इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा. ओके और जैसे ही हमारा स्विच क्या होगा, बंद होगा, यानी कि जो हमने SCR सर्किट लगाया है जब आपका क्लोज हो जाएगा उस समय क्या होगा, इंडक्टर के पास जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो क्या करेगी, SCR को कुछ और टाइम के लिए कंडक्ट करवाएगी, जिसके कारण हमारा जो आउटपुट वोल्टेज आता है आफ्टर पाई से कुछ और टाइम के लिए क्या आता है जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं निगेटिव में अपीयर हो रहा है. ओके तो इसमें मेनली होता यह है कि जब हम लोग इससे SCR को अल्फ़ा पे ट्रिगर करेंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कुछ इस प्रकार से आएगा. इसके बाद में जब पाई पे हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को बंद कर देंगे या हमारी सप्लाई रिवर्स हो जाएगी, तो उस समय SCR के क्रॉस में रिवर्स सप्लाई होगा. लेकिन इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को ऑलरेडी स्टोर किए हुए है, तो उसके कारण क्या होगा, SCR को वो कुछ और टाइम के लिए फोर्सफुली ऑन करवाएगा, जिसके कारण हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आता है, निगेटिव आता है. ओके तो ये निगेटिव आउटपुट वोल्टेज हमें अपीयर हो रहा है. सिमिलरली क्या होगा आपका, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा एंगल. बीटा इज द एक्सटेंशन एंगल, मतलब कि कितने और एक्स्ट्रा एंगल के लिए या कितने और एक्स्ट्रा ड्यूरेशन के लिए आपका डिवाइस कंडक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे बीटा हमारा क्या है, एक्सटेंशन एंगल. ओके सो बीटा इज एक्सटेंशन एंगल. एक्सटेंशन एंगल क्या बताता है आपका, कि हमारा जो SCR है वो कितने और ड्यूरेशन के लिए उसको कंडक्ट करना चाहिए था पाई तक,
लेकिन आप क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा एंगल के लिए काम किया जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन एंगल। ओके, तो बीटा इज एक्सटेंशन एंगल। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग बीटा के बाद में आपका क्या होगा, एस सी आर कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे क्या होगा, फिर से ट्रिगर होगा और फिर से हमारा आउटपुट वोल्टेज इस प्रकार से क्या होगा, अपीयर होगा। और फिर 2 पाई के बाद में चूँकि इंडक्टर इसमें लगा हुआ है, वो क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा और उस एनर्जी को फिर क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एस को कुछ और टाइम के लिए कंडक्ट करवाएगा, जिसके कारण हमारा थोड़ा सा निगेटिव वोल्टेज क्या होता है, अपीयर होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे, एस के अक्रॉस में रजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करेंगे, आर लोड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, कुछ ड्यूरेशन के लिए पॉजिटिव और कुछ ड्यूरेशन के लिए निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आर लोड और आर एल लोड का कंपेरिजन करें तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होता है, घट जाता है। तो इसमें याद रखना है कि जब हम लोग आर एल लोड अप्लाई करते हैं तो हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो घट जाता है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज घटता कैसे है, क्योंकि हमारा एरिया क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। तो जब हम लोग एरिया अपॉन ड्यूरेशन करेंगे तो एक पॉजिटिव एरिया और उसमें से कुछ एरिया हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी तरीके से आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स ऑन दी या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज आउटपुट करंट डिपेंड्स ऑन दी एवरेज आउटपुट वोल्टेज, सो एवरेज आउटपुट करंट इज ऑल्सो डिक्रीज। तो यानी वोल्टेज भी घट जाएगा और करंट भी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, घट जाती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लोड करंट क्या होगा, जब हम अल्फ़ा पे ट्रिगर करेंगे तो हमारा धीरे धीरे क्या होगा, पाई तक इंक्रीज करेगा। इसके बाद में पाई से लेके बीटा तक क्या होगा, इंडक्टर जब डिस्चार्ज होगा तो ये करंट आपका डिक्रीज करेगा और पाई प्लस बीटा पे आके जीरो हो जाएगा। इसके बाद में आपका पाई प्लस बीटा से लेके 2 पाई तक क्या होगा, आपका जीरो रहेगा। फिर हम लोग जब नेक्स्ट साइकिल में 2 पाई प्लस अल्फ़ा पे ट्रिगर करेंगे तो उसमें फिर से करंट हमारा क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। देन आफ्टर 3 पाई साइकिल इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, फिर क्या होगा, इसके बाद में कम होना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसके लोड करंट को वेवफॉर्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर, जो हमने एस सी आर अप्लाई किया है उसके अक्रॉस में वोल्टेज कब कब अपीयर होगा, तो जब आपका एस सी आर ऑन नहीं होगा तब सारा का सारा इनपुट वोल्टेज क्या होगा, एस सी आर के अक्रॉस में अप्लाई होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एस सी आर को ऑन करने के लिए हमें एक पॉजिटिव एनोड टू कैथोड वोल्टेज सप्लाई करना होगा, साथ ही साथ हमें गेट सिग्नल प्रोवाइड करना होगा, तब जाके आपका एस सी आर क्या होगा, ऑन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 0 से लेकर अल्फ़ा तक हमने एस सी आर के क्रॉस में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, लेकिन कोई भी गेट सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया है। जब हम इसको अल्फ़ा डिग्री पे फायरिंग एंगल प्रोवाइड करेंगे तो आपका एस सी आर ऑन हो जाएगा और आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के जैसा कुछ आने लगता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि 0 से लेके अल्फ़ा तक क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज एस सी आर के क्रॉस में क्या होगा, इस तरीके से दिखाई देगा। इसके बाद में अल्फ़ा से लेके आपका पाई तक और फिर 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक क्या होगा, आपका जीरो रहेगा, क्योंकि एस सी आर आपका अल्फ़ा से लेके कहाँ तक, पाई प्लस अल्फ़ा या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बीटा तक क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये बीटा तक कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अल्फ़ा से लेके बीटा तक हमारा एस सी आर कंडक्ट कर रहा है, जिसके कारण एस सी आर के क्रॉस क्या होगा, वोल्टेज आपका जीरो होगा। तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रहा है, आपका जीरो आ रहा है। इसके बाद में जब एस सी आर के पाई प्लस बीटा के बाद में हम लोग अगर बात करें तो उसके बाद में फिर एस सी आर के क्रॉस में निगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा, जिसके कारण सारा का सारा वोल्टेज कहाँ पे अपीयर होगा, एस सी आर के क्रॉस अपीयर होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं कि बीटा के बाद में आपका नेक्स्ट 2 पाई प्लस अल्फ़ा तक क्या आ रहा है, आपका कुछ इस प्रकार से वेवफॉर्म में दिखाई देगा। ओके, तो ये इसका वेवफॉर्म है। तो इस वेवफॉर्म से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब हम लोग रजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करेंगे तो मेनली होता ये है कि आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज घट जाता है, एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू कम हो जाती है। ओके, सॉरी, एवरेज आउटपुट करंट इंक्रीजेस बट एवरेज आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस। यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू घट जाती है और एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर कुछ इस प्रकार से अपीयर होता है। ओके, अब इसमें जो कमी है कि क्या हमारा जो लोड आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं इन पैरेलल विद द
रजिस्टिव इंडक्टिव लोड, और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो है क्या है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो आर एल लोड अप्लाई करने से एक बेनिफिट हमें मिला है कि करंट जो है हमारा क्या हो गया, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई, लेकिन हमारा जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। ओके, अब अगर हम लोग इस वेवफॉर्म को एनालाइज करें तो यहाँ से हम लोग क्या क्या पैरामीटर डिराइव कर सकते हैं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट करंट, आरएमएस आउटपुट करंट, ओके, इनपुट पावर फैक्टर, ये सारे पैरामीटर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है आपका कि द करंट इज द सम ऑफ फोर्स एंड नेचुरल रिस्पॉन्सेज। तो जो हमारे पास करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, फोर्स और नेचुरल रिस्पॉन्सेज के कारण फ्लो होगा। तो इसका इक्वेशन जब हम लोग डिराइव करेंगे तो निकल के आता है आपका, ये आपका सबसे लास्ट में, कि अल्फ़ा से बीटा तक आपका क्या हो रहा है, एससीआर कंडक्ट करेगा, जिसके कारण हमारा जो इक्वेशन निकल के आता है, आई द फंक्शन ऑफ टाइम, वी एम बाई जेड, वी एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज, जेड इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, sin omega t minus theta, theta is the impedance angle which can be calculated at tan inverse omega L by R, alpha is the firing angle जिसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एस को, थीटा इज द इम्पिडेंस एंगल, थीटा कैसे हम लोग निकालेंगे, tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, इसके बाद में एक्सपोनेंशियल पावर टू दी अल्फा माइनस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टाउ, टाउ यहाँ पे क्या है, टाइम कांस्टेंट है, ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा आपका फ्रीक्वेंसी इन रेडियन है। ओके, द एक्सटिंक्शन एंगल बीटा इज डिफाइंड एज द एंगल एट विच द करंट रिटर्न्स टू जीरो। यानी कि जैसा कि हमने देखा कि क्या हो रहा है कि जब हम लोग एस को ऑन कर दे रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका क्या, इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर रहा है, और कुछ और ड्यूरेशन के लिए क्या कर रहा है, इंडक्टर फोर्सफुली एस को ऑन करवा रहा है। तो यही बता रहा है कि जब आपका एनोड करंट पूरी जीरो हो जाएगा, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। जैसा कि हमने वेवफॉर्म में देखा कि पाई से थोड़ा सा और आगे जाने पे हमें वो एक्सटिंक्शन एंगल मिलता है जहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो होती है, तो उसी के बारे में बता रहा है कि द एक्सटिंक्शन एंगल बीटा इज डिफाइंड एज द एंगल एट विच द करंट रिटर्न्स टू जीरो एज इन द केस ऑफ अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर व्हेन ओमेगा टी इक्वल टू बीटा। ओके, अगर हम लोग अनकंट्रोल रेक्टिफायर की में बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी हमारा बीटा ही निकल के आता है, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, बीटा एंगल निकल के आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा टी की जगह पे जो हमने इक्वेशन अभी देखा है उसको हम लोग पुट करेंगे, तो आई बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, आई बीटा इक्वल टू वी एम बाई जेड साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा माइनस थीटा ई टू द पावर अल्फा माइनस बीटा अपॉन ओमेगा टाउ। तो यहाँ पे बीटा हमारा एक्सटिंक्शन एंगल, थीटा इम्पिडेंस एंगल, अल्फा फायरिंग एंगल, थीटा इम्पिडेंस एंगल, ओके, एंड टाउ इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, एंड वी एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट, एंड जेड इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। ओके, द above equation must be solved numerically for beta. The angle beta minus alpha is called conduction angle. बीटा माइनस अल्फ़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन एंगल। कंडक्शन एंगल हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो एस है वो बीटा माइनस अल्फ़ा एंगल के लिए क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एस कंडक्ट कर रहा है वो अल्फ़ा एंगल से लेके बीटा एंगल तक कंडक्ट कर रहा है, अल्फ़ा से लेके बीटा तक उसका वेवफॉर्म अपीयर हो रहा है। इसके अलावा क्या है, आपका आउटपुट वोल्टेज जीरो आ रहा है। ओके, द एवरेज डीसी आउटपुट वोल्टेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ द कर्व अपॉन ड्यूरेशन। तो हमने वहाँ पे देखा कि हमारा जो कर्व है वहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो कितना ड्यूरेशन है, 2 पाई ड्यूरेशन है, और उस 2 पाई ड्यूरेशन में जो हमारा एस है वो कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, अल्फ़ा से लेके बीटा तक कंडक्ट कर रहा है। ओके, सिग्नल हमारा कैसा है, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा निकल के आता है वी एम बाई 2 पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि आर एल लोड के लिए जो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज आया है वो क्या है आपका, वी एम बाई 2 पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। इसके बाद में हम लोग बात करें एवरेज आउटपुट करंट की, तो हम लोग जानते हैं कि एवरेज आउटपुट करंट इज इक्वल टू द एवरेज आउटपुट वोल्टेज अपॉन दी रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू वी एम बाई 2 पाई आर इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया एवरेज आउटपुट करंट फ्लोइंग थ्रू दी रजिस्टिव इंडक्टिव लोड। द आर एम एस करंट इज कंप्यूटेड फ्रॉम, आर एम एस वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ड्यूरेशन
इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू पाई आई स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग जो इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग मेनली क्या देखते हैं कि जो हमारा आरएमएस आउटपुट वोल्टेज आता है वो क्या आएगा आपका, वो आपका निकल के आएगा वी स्क्वायर बाई 4 पाई बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 1/2 साइन 2 बीटा प्लस 1/2 साइन 2 अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लोग आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस आउटपुट करंट को क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। ओके, हमारा आरएमएस आउटपुट वोल्टेज आ गया। अगर हमें आरएमएस आउटपुट करंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज आरएमएस अपॉन इम्पीडेंस हम लोग कर देंगे। तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो है आरएमएस आउटपुट करंट की वैल्यू कितनी आई है। ओके, इसके बाद में इसी टॉपिक पे एक हमारा न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर द सर्किट ऑफ कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर विथ आरएल लोड द सोर्स इज 120 वोल्ट RMS at 60 Hz, R equal to 20 ohm, L equal to 0.04 Henry, beta equal to 216 degree and the delay angle is 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो अल्फ़ा है 35, तो इसमें क्या क्या गिवन है हम लोग देख लेते हैं। गिवन Vs इक्वल टू 120 वोल्ट, R इक्वल टू 20 ओम, L इक्वल टू 0.04 हेनरी, बीटा इक्वल टू 216 डिग्री। ओके, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा जो रीडियन निकल के आता है क्या आएगा, 3.78 रेडियन। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 360, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पाई अपॉन 180, वहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है आपका, एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये चीज़ आपका ऑलरेडी गिवन है। हमें बताना है कि एन एक्सप्रेशन फॉर आई ओमेगा टी, हमें आई ओमेगा टी का एक्सप्रेशन बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा टाइम कांस्टेंट कितना होगा, जेड की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग जेड निकालें, तो हम लोग जानते हैं जेड इक्वल टू क्या होता है आपका, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी, 20 ओम, प्लस ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ, यानी 2 पाई इंटू 60, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी 60 दी हुई है, इंटू इंडक्टेंस आपका दिया है 0.04 हेनरी। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इम्पिडेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आती है, वो आपकी निकल के आती है 25 ओम। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो है नेट इफेक्टिव इम्पिडेंस कितना अपीयर होगा, 25 ओम अपीयर होगा। ओके, इसके बाद में हम लोग इम्पिडेंस एंगल निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स 2 पाई 60 इंटू 0.04 अपॉन 20। ओके, तो यहाँ से हम लोग जब इसके एंगल निकालेंगे तो हमारा निकल के आता है, रेडियन में निकल के आता है 0.646 रेडियन। ओके, तो ये सारी वैल्यू हमें क्या करनी है, जो हमारा आई ओमेगा टी का फॉर्मूला है उसमें हमें क्या करना है, रेडियन में पुट करना है। इसलिए हम लोग सारे वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं, रेडियन में निकाल रहे हैं। इसके बाद में अगर हम लोग ओमेगा टाउ की बात करें तो ओमेगा टाउ क्या हो जाएगा आपका, टाउ इक्वल टू फॉर आर एल सर्किट इज इक्वल टू एल बाई आर, सो ओमेगा एल बाई आर, और ये कितना आएगा आपका 2 पाई इंटू 60 इंटू 0.04 अपॉन 20। ओके, तो यहाँ से हमारा जो टाइम कांस्टेंट या फिर ओमेगा टाउ की वैल्यू रेडियन में आएगी वो 0.754 आएगी। ओके,
अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को IT वाले फंक्शन में पुट करेंगे, तो वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है IT की वैल्यू कितनी निकल के आती है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि I ओमेगा t इज इक्वल टू Vm/Z, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका, साइन ओमेगा t माइनस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू e टू द पावर अल्फा माइनस ओमेगा t अपॉन ओमेगा टाउ। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी ओमेगा टी की वैल्यू है, ओमेगा टी हम लोग अभी हमें नहीं पता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा जो जैसे हम थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे और ओमेगा टाउ की वैल्यू को पुट करेंगे, Vm की वैल्यू पुट करेंगे और इम्पिडेंस की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा फाइनल इक्वेशन, दैट इज़ I ओमेगा टी विल कम आउट टू बी, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 6.78 साइन ओमेगा टी माइनस 0.646 माइनस 2.67 e टू द पावर माइनस ओमेगा टी बाई 0.754 एम्पियर। ओके, तो हमारा जो आई ओमेगा टी का फंक्शन निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाएगा कि ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पे कितनी वैल्यू होगी, इसके अलावा ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ओमेगा टी की वैल्यूज़ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि हमारा कितना करंट आएगा। ओके, अब इसके बाद में हमारा ये निकल के आ गया आई ओमेगा टी, इस तरीके से हमने निकाल लिया। अब हमारा पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द RMS करंट, तो एज हम लोग जानते हैं कि IRMS इक्वल टू होता है आपका, IRMS इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/2 पाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, अल्फ़ा से लेके बीटा तक। बीटा की वैल्यू हमने बताया आपको कितना है आपका 216 डिग्री, या फिर रेडियन में हम लोग बात करें तो कितना है आपका, रेडियन में हमारा निकल के आया है 1 मिनट, रेडियन में हमारा जो वैल्यू निकल के आया है अल्फ़ा की, सॉरी बीटा की, वो 3.78 निकल के आई है। ओके, तो 3.78, और क्या करेंगे हम लोग, आई ओमेगा टी इसका स्क्वायर इंटू डी टी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये फंक्शन आया है इसको हम लोग पुट करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा RMS आउटपुट करंट कितना निकल के आएगा, RMS आउटपुट करंट हमारा आएगा 3.26 एम्पियर। ओके, तो ये हमारा 3.26 एम्पियर निकल के आता है। इसके बाद में अगर हम लोग इसके बात करें RMS आउटपुट पावर की, या फिर हमारा जो पावर आएगा वो कितना हो जाएगा, IRMS स्क्वायर इंटू R, तो हमारा क्या हो जाएगा 3.26 स्क्वायर इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 213 वाट। ओके, यानी इतना पावर हमारा क्या करेगा, लोड एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद में हम लोग इसका जो डी पार्ट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा आपका रियल पावर अपॉन अपरेंट पावर। ओके, रियल पावर हमारा भी हमने निकाला, कितना आया है 213 वाट, अपरेंट पावर कितना हो जाएगा, यानी हमारा जो सोर्स सप्लाई कर रहा है तो 120 वोल्ट RMS था, इनटू करंट कितना आया था आपका 3.26 एम्पियर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पावर फैक्टर निकल के आएगा 0.54। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस इक्वेशन के लिए हमने RMS आउटपुट करंट डिराइव किया, पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड एंड पावर फैक्टर। ओके, तो
तो इस लेक्चर में मेनली हमने क्या देखा कि हम लोग जब रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड अप्लाई करते हैं तो हमारा इंडक्टर क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज होता है और कुछ और ड्यूरेशन के लिए फोर्सफुली एससीआर को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमने देखा कि हमारा आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस आउटपुट करंट, एवरेज आउटपुट करंट, ये सारी वैल्यूज कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम पावर फैक्टर को कैसे निकाल सकते हैं, हमने इस न्यूमेरिकल से जाना। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे जो इसमें ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि जब हम लोग आरएल लोड अप्लाई किए तो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, घट गया, और जो हमारा एवरेज आउटपुट करंट था वो उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमने जब सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड में देखा था तो वहाँ पे हमारा क्या था कि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज एवरेज आउटपुट वोल्टेज और एवरेज आउटपुट करंट आ रहा था उसके कंपेरिजन में जो हमारा आरएल लोड है, इसके केस में हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू घट जाती है और एवरेज आउटपुट करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो इसमें एक ड्रॉबैक है कि हमारी एवरेज आउटपुट करंट वोल्टेज की वैल्यू घट जाती है, उसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसको हम लोग इंप्रूव करते हैं विद बाय मीन्स ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड, कैसे हम लोग उसको लगाते हैं और कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।